So hi everybody, this is lecture number 18. Sorry for the delay of the course algorithm. Actually I was busy, but lecture number 17 तक हम कर चुके हैं already. That was the part 1 of algorithm. So वो videos आप देखें जाके part 1 और that is covering approx 30% of the algorithm. That is the basics of algorithm and that is covering 30% of the algorithm. So today we are going to start lecture number 18 और जहाँ पे हम सीखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और हम इसमें एकदम डीप में जाते हैं और दिस विल कवर अप्रॉक्स 30% अगेन. सो पार्ट 2 इज गोइंग टू कवर 30% ऑफ दिस सिलेबस फॉर दी एल्गोरिथम 2025. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या है, एल्गोरिथम का मतलब क्या है. सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई भी एक बिग प्रॉब्लम दी है, कोई सी एक बड़ी प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, ठीक है, बिग प्रॉब्लम है, उस बिग प्रॉब्लम को, बड़ी सी प्रॉब्लम को हम स्मॉल स्मॉल बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, स्मॉल प्रॉब्लम्स में S1 बोल दो, S2 बोल दो, S3 बोल दो, S4 बोल दो. तो एक बिग प्रॉब्लम है और उसको हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर लेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर लेंगे. फिर इन प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन आएगा, इसका जो भी सॉल्यूशन, मान लो आंसर नंबर 1 आया और आंसर नंबर 2 आया और आंसर नंबर 3 आया और यहाँ पे आंसर नंबर 4 आया. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे पास, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में, छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे और उनका जो भी रिजल्ट आएगा डिवाइड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे. सब क्या किया हमने, स्मॉल प्रॉब्लम्स में हमने क्या किया, डिवाइड किया. देन हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें जो भी आंसर आया, आंसर्स को क्या कर देंगे, हम इन सबको मर्ज कर देंगे. फिर से जैसे डिवाइड किया था मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ डिवाइड एंड कनकर. हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, उन छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनसे जो चारों से, जैसे 4 प्रॉब्लम्स में मान लो डिवाइड किया एग्जांपल के लिए, चारों का जो आंसर की आया उसको मर्ज कर देंगे और हमें एक क्या मिल जाएगा, मर्ज मतलब मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और उसका हमें एक फाइनल आंसर मिल जाएगा. समझ में आई बात. दैट इज द बेसिक फंडा, दैट इज बेसिक फंडा, बेसिक ऑफ डिवाइड एंड कनकर, DAC. People are saying DAC, DAC, DAC. So we are going to learn DAC, divide and conquer algorithm. So that is the basic funda and you have to not worry about that. हम आगे जैसे जैसे डीप में जाएंगे तो समझेंगे. तो आपने अगर एग्जांपल के लिए कभी सुना हो तो मर्ज सॉर्ट आपने सुना होगा. मर्ज सॉर्ट, दैट इज अ फेमस एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ DAC. ठीक है, तो डोंट वरी, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझो, आगे आप चलते हैं, बढ़ते हैं और धीरे धीरे सब कुछ समझते जाएंगे. सो व्हाट इज द डिवाइड एंड कनकर, यहाँ पे मैंने बता के रखा है कि डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. दैट इज अ टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय डिवाइडिंग द मेन प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स. मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, सॉल्विंग देम इंडिविजुअली एंड देन मर्जिंग देम टू द फाइनल सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम. तो हमने एक प्रॉब्लम को लिया, उसको सब प्रॉब्लम्स में हमने क्या किया, डिवाइड किया. हमने एक छोटी सी प्रॉब्लम ली, उसको क्या किसमें डिवाइड किया, यहाँ पे देखो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, फिर सॉल्विंग देम इंडिविजुअली एंड देन मर्जिंग देम. सो दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ द डिवाइड एंड कनकर. एग्जांपल के लिए समझते हैं. एग्जांपल के लिए, अगर आपने कभी लाइफ में सुना है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग के लिए, तो सपोज दैट हमारे पास ऐसे एलिमेंट है 23, 6, 5, 10 और 1. इनको हमें सॉर्ट करना है. सॉर्टिंग का मतलब क्या है, इन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉर्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉर्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. एक यहाँ पे इक्वलमेंट एलिमेंट ले लो 13, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप सॉर्ट करेंगे तो आप देख के बता सकते हैं, आप इंसान है तो 1, 5, 6, 10, 13, 23 ये आंसर आएगा. बट अगर आप इसको कोड करोगे ना, जब कोड करोगे तो एल्गोरिथम डिजाइन करोगे तो कैसे करोगे, बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं. आपने सुना होगा बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, किक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट. ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, अभी हमारे पास पूरा जो एरे है हम इसको समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड DAC. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पूरा एरे क्या है, पूरा एरे जो मतलब एलिमेंट्स है 23, 6, 5, 10, 1 एंड 13 है. ठीक है, हमारे पास ये एलिमेंट्स है पूरे.
मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, दो पार्ट में। तो हमारे पास 23 और 6 और 5 आ जाएगा, और एक साइड हमारा आ जाएगा 10, 1 एंड 13। ठीक है, ठीक है। इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करोगे, दो पार्ट में अगर, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि 23 और 6 को एक साथ ले लो और 5 को अलग कर दो। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं 10 और 1 को एक साथ ले लेता हूँ और 13 को अलग कर देता हूँ। आप 113 भी ले सकते हैं, 10 भी। अभी आप समझिए, बस आपको जानना नहीं है कि ये क्या चल रहा है, आप जो मैं बता रहा हूँ वो समझो पहले। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, अब इन दोनों को कंपेयर करो। तो कौन बड़ा है यहाँ पे, 23 बड़ा है। तो अगर इनको सॉर्ट करूँ मैं, अगर मैं इनको सॉर्ट करूँ तो ये 6 ऐसे आ जाएगा, 23 यहाँ से आएगा। इसको सॉर्ट करूंगा तो केवल 5 ही, तो 5 आएगा। तो हमने क्या किया, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को पहले सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते गए। किस में डिवाइड किया, पहले इसको डिवाइड किया इसमें, फिर इसमें डिवाइड किया इस, मतलब इस वाली प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड किया, इसमें और इसमें। बट ये वाली प्रॉब्लम अगेन बहुत बड़ी थी, हम इसको भी डिवाइड किए ऐसे, इसमें डिवाइड किए इसको, इसको ऐसे। तो ये वाली प्रॉब्लम फिर बड़ी थी, तो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखो, दो हम मतलब मैं दो एलिमेंट को कंपेयर कर सकता हूँ, ए और बी दो एलिमेंट है तो कंपेयर कर सकता हूँ इजिली। तो हमने क्या कहा, दो एलिमेंट को कंपेयर करने को हमने एक छोटी प्रॉब्लम बोल दी, और इसको कंपेयर किया तो 623 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखो, ये वाली प्रॉब्लम का सॉर्ट हो चुका है, ये वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो चुकी है, क्या, यस। अब ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉर्टेड से सॉर्टेड मिला दोगे, 5 6 23 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी सेम चीज चलते हैं, इसको सॉर्ट करोगे तो 110 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉर्ट करोगे तो यहाँ पे 13 ही हो जाएगा। अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे हम, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मर्ज करोगे तो ये हो जाएगा 1 10 एंड 13। अब हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये आ चुका है, ये वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये आ चुका है। अब इन दोनों का सोल्यूशन आ चुका है, दोनों को फिर से मर्ज कर दो। इन दोनों को मर्ज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 5 6 10 13 23। अब ये कैसे हुआ, इसका कोड क्या होगा, डोंट वरी एनीथिंग, बस समझो कि एल्गोरिथम वर्क कैसे किया। तो हमारे पास क्या था, फिर से समझते हैं एक बार। हमारे पास क्या था, हमारे पास ये एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी, एक बिग प्रॉब्लम थी। इस बिग प्रॉब्लम को हमने छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड किया, हमने इस प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड किया, इसमें इसमें, और इस वाली प्रॉब्लम को फिर बिग प्रॉब्लम थी तो हमने इसमें इसमें डिवाइड किया, इसमें इसमें डिवाइड किया, ये भी बिग प्रॉब्लम थी। और जैसे ही छोटी प्रॉब्लम आई, इसको हमने सॉल्व किया, छोटी प्रॉब्लम सॉल्व किया, इन दोनों के सोल्यूशन को मर्ज किया, तो सोल्यूशन मर्ज वाला कौन सा आया, ये आया। इसको मैंने सॉल्व किया, सोल्यूशन ये आया, इसको सॉल्व किया, सोल्यूशन ये आया, इन दोनों को मर्ज किया, सोल्यूशन को ये आया, इन दोनों को मर्ज किया, फाइनल सोल्यूशन आया। तो दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन। सो दैट्स हाउ डैक इज वर्किंग। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, डोंट वरी, डैक में एक इन डेप्थ जाएंगे, इस वीडियो को फिर से देखो, समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। ठीक है, तो अब देखो यार, बेसिक्स ऑफ डिवाइड एंड कंकर पे डीप पे थोड़ा सा जाते हैं, है ना, और समझते हैं कि हमें क्या क्या जानना चाहिए डिवाइड एंड कंकर जाने के लिए। बेसिक्स ऑफ डिवाइड एंड कंकर, एंड आई विल यूज DAC डैक इन होल वीडियो, सो डोंट वरी। डिवाइड एंड कंकर को डैक बोलेंगे। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा रिकर्सन क्या होता है, उसके अलावा जानना है रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि हाउ टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशन। दिस इज द सिलेबस ऑफ गेट, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर। सो फर्स्ट आई विल टीच यू रिकर्सन, फिर सीखेंगे रिकरेंस रिलेशन, फिर सॉल्विंग मेथड ऑफ रिकरेंस रिलेशन। ये एक मैथमेटिकल होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड एंड मास्टर्स थ्योरम। एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू 1 to 2 मार्क्स, फिक्स है, लिख के ले लो चाहे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पूरे एल्गोरिथम में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे आपको बहुत काम में आएगी। ठीक है, एंड उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मास्टर्स थ्योरम। मास्टर्स थ्योरम के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कम से कम हर एक साल एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। और पिछले 15 साल में 100 150, मतलब 20 साल में हम तुमको देख जाएगा कि मतलब जितना भी पढ़ा हमने उससे 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम रिकर्सन पे डायरेक्ट जंप करेंगे, और काफ़ी लोग रिकर्सन जानते भी हैं, फिर भी आप एक बार देख लो आप लोग व्हाट एग्जैक्टली इज रिकर्सन। सॉरी, ठीक है। सो पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज रिकर्सन। So the process in which a function calls itself, the process in which a function calls itself directly or indirectly is called recursion। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक फंक्शन खुद को कॉल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं रिकर्सन। एंड दिस करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, और उस फंक्शन को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, यू नो द फैक्टोरियल, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ 5 फैक्टोरियल, दैट इज द मीनिंग ऑफ
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो कोई अगर आपको प्रोग्राम बोलता है कि फैक्टोरियल ऑफ n निकालो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फैक्ट ऑफ n। अगर आपने को निकालना है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इंट फैक्ट ऑफ n का जो प्रोग्राम लिखेंगे आप लिखेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू n, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस आप लिख सकते हैं आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू n। मैंने यहाँ पे आंसर नाम का एक वेरिएबल बना दिया, आंसर इज इक्वल टू 1 कर दो, जीरो मत कर देना, नहीं तो जीरो हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्राम हो गया, ये आपने किसके थ्रू लिखा, लूप के थ्रू लिखा। ओके, लूप के थ्रू लिखा। व्हाट एग्जैक्टली इज रिकर्सन, व्हाट एग्जैक्टली इज रिकर्सन, लेट्स गो। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बताएं मुझे कमेंट में, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन कमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे। अब देखो मैं एक कोड लिखता हूँ, आप डरना मत, कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक फंक्शन है इंट, मैं पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास हैज इंक्लूड होता है, हैज इंक्लूड यहाँ पे लिख दो आप, आईओ स्ट्रीम लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस वगैरह होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंट मेन से स्टार्ट होता है आपका, इंट मेन सी प्लस प्लस में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक इंटीजर लेना है एन, इंट एन लेना है, और उसको सी इन करा लेना है, सी इन एन करा लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एक आंसर, मुझे कैलकुलेट करना है एक आंसर, आंसर। और ये आंसर क्या कर रहा है, एक फंक्शन को कॉल कर रहा है फैक्ट ऑफ एन को, और फिर मुझे करना है सी आउट आंसर, यहाँ पे इंट आंसर है मान लो। ठीक है, और फिर मुझे रिटर्न कर देना 0। सो दिस इज अ बेसिक प्रोग्राम, दिस इज अ बेसिक प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो यूजिंग नेम स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंट एन चला, सी इन चला, इंट आंसर इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ एन, फैक्ट ऑफ एन। यहाँ पे जो जब ये कर्ली ब्रेसेस आए ना, ये वाले सॉरी पैरेंथेसिस आए ना, जब इसने क्या सोचा है कि ये फंक्शन है, अब फैक्ट ऑफ एन क्या काम कर रहा होगा वो देखते हैं। तो इंट ऑफ फैक्ट ऑफ एन क्या काम कर रहा होगा, हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू अप टू अब तक 1 तक, यही तो होता है फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज अ फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, हर बार n को ना मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब जो भी n में आएगा उसको मल्टीप्लाई करता हूँ। समझो कैसे, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हर बार ना मुझे कर दो n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन, रिटर्न कर दो, हर बार रिटर्न कर दो। अगर आपने प्रोग्रामिंग थोड़ी सी पढ़ी होगी ना तो आपको आइडिया जरूर होगा रिकर्सन का, लेकिन आप एक बार देख लो आइडिया एक बार। मैं कर बोलता हूँ कि हर बार मुझे रिटर्न कर दो कि n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन, ये क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, ये बोलता हूँ। बट एक टाइम के बाद, एक टाइम के बाद तुम्हारा n जो होगा 0 हो जाएगा, तो मैं बोल देता हूँ इफ आपका जो n है वो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, तो आपको क्या रिटर्न करना है, आप रिटर्न कर दो लेस देन इक्वल टू 1 कर दो, रिटर्न कर दो 1। ठीक है, जैसे ही 1 पहुंचेगा तो हमें क्या रिटर्न कर देना, 1। अब समझो ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं n की वैल्यू 4 लेता हूं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसको रन करके देखते हैं, एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 4 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब सीन से मैंने 4 लिया, तो आंसर क्या होगा, आंसर बोल रहा होगा कि मुझे आंसर में क्या डालना है, आंसर डालना है फैक्ट ऑफ 4। जैसे ही फैक्ट ऑफ 4 चला, हम यहाँ जंप कर जाएंगे, इस फंक्शन पे कॉल हुआ, तो जैसे ही फैक्ट ऑफ 4 कॉल किया आपने, फैक्ट ऑफ 4, तो ये वाला फंक्शन चला कोड। अब चेक करेगा क्या n लेस देन इक्वल टू 1 के है, नहीं है, तो हमें ये रिटर्न नहीं करना है, हमें आगे जाना है। तो अगली बार क्या रिटर्न होगा, n इंटू एन मतलब 4, 4 इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन मीन्स n कितना है 4, 3। अब फैक्ट ऑफ 3 मतलब फिर से वही फंक्शन कॉल हुआ,
मतलब क्या है, फैक्ट ऑफ 4 ने यहाँ पे फैक्ट ऑफ 3 को कॉल किया है। फैक्ट फंक्शन का नाम तो सेम है ना, फंक्शन का नाम तो सेम है ना। तो फैक्ट क्या है, फैक्ट एक फंक्शन है जिससे वैल्यू पहले 4 थी बट अब 3 है। बट फैक्ट ऑफ एन ने फैक्ट ऑफ एन माइनस वन को कॉल, सॉरी, फैक्ट ऑफ एन माइनस वन को कॉल किया है। तो फैक्ट ऑफ 4 किसको कॉल कर रहा है, फैक्ट ऑफ 3 को, खुद को ही कॉल करना उसको बोलते हैं रिकर्सन। तो फैक्ट ऑफ एन इज कॉलिंग फैक्ट ऑफ एन, दिस इज कॉल्ड रिकर्सन, दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। अगेन ये आगे ये फिर से यही कोड एग्जीक्यूट होगा, बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो फैक्ट ऑफ 3 जब एग्जीक्यूट होगा फिर से ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अगली बार हो जाएगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, और अगली बार हो जाएगा फिर से जब करोगे तो 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। और जैसे ही फैक्ट ऑफ 1 होगा ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और आगे तुम्हारा हो जाएगा, ये रिटर्न कर देगा 1, और ये रिटर्न करेगा 1, 1 करेगा, ये 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, 24 रिटर्न कर देगा। तो एक फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तो हियर फैक्ट ऑफ n is calling fact of n minus 1. This is example of recursion. That's it. कोई भी डाउट हो आप जाके एक भी कोई यूट्यूब में वीडियो देख लो, रिकर्सन आपको मिल जाएगा। रिकर्सन का मतलब क्या है, एग्जांपल के लिए एक फंक्शन है इंट ऑफ कोई भी फंक्शन ले लो, फंक्शन का नाम मान लो फन है, फन ऑफ मैंने कहा x, y, अगली बार ये रिटर्न कर रहा है इफ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो ये रिटर्न कर रहा है रिटर्न x प्लस y कुछ भी, ठीक है। और एल्स ये रिटर्न कर रहा है रिटर्न 1 प्लस फन ऑफ x माइनस 1 y माइनस 2। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे फिर से फन ने फन को कॉल किया है, इस फन ने फिर इस फन को कॉल किया है, बट यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, यहाँ पे x माइनस 1 था, यहाँ पे y माइनस 2। सो वैल्यू कैन बी चेंज्ड, passing value, you can say passing value can be changed, but same code is executed। मतलब क्या है, जो फन ऑफ एक्स वाई ने कोड एग्जीक्यूट किया, फन ऑफ एक्स वाई ने ये कोड एग्जीक्यूट किया, ये किया, सेम चीज फन ऑफ एक्स माइनस वाई को जब कॉल वाई माइनस 2 को कॉल करोगे सेम कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो ठीक है, पासिंग वैल्यू बस चेंज होती है, दैट्स इट, दैट इज रिकर्सन, दैट इज द ब्यूटीफुल रिकर्सन, एंड this is the soul of the programming, you will love it. So let's move to the properties of recursion, theoretical part. To execute recursion program we use stack data structure, मतलब क्या है, जब आप देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जैसे फैक्ट ऑफ 4 कॉल किए थे, उसके बाद आपने 3 इंटू फैक्ट ऑफ 3 कॉल किया था। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि 3 इंटू समथिंग फैक्ट ऑफ 3 इज गोइंग टू गिव, फैक्ट ऑफ 3 आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, तो इसको हमें स्टोर करना होता है, बीच में क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। तो इसको हम कहाँ रखते हैं, एक स्टैक नाम का डीएस डेटा स्ट्रक्चर होता है, स्टैक होता है, उसमें हम इसको क्या करते हैं, पुश कर देते हैं कि जब हम फैक्ट ऑफ 3 को सॉल्व करके आएंगे तब हम क्या करेंगे, स्टैक से उठा के ले लेंगे। सेम चीज यहाँ पे इसकी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 इंटू, ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, सेम चीज इसको भी एक स्टैक में पुश कर देंगे, स्टैक यूनिट में पुश कर देंगे। तो हमें रिकर्सन को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। और ये एल्गोरिथम का कोर्स है, प्रोग्रामिंग नहीं है, तो थोड़ा सा इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं। और एक टर्मिनेशन कंडीशन होती है, टर्मिनेशन कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हमें एक टाइम के बाद रुकना होता है। ये क्या है यहाँ पे, टर्मिनेशन कंडीशन, दिस इज टर्मिनेशन कंडीशन। सो एक टाइम के बाद हमें क्या होता है, रुकना होता है, दिस इज टर्मिनेशन कंडीशन, ठीक है। सो दोनों पॉइंट कवर। और यहाँ पे क्या लिखा है, while one recursive program, RP means recursive program running, we are using one stack only but many stack units। तो एक स्टैक होता है हमारे पास और उसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जब हम एक रिकर्सिव प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। जैसे फैक्ट ऑफ फैन और फन वाला जो प्रोग्राम था वो रिकर्सिव था। रिकर्सन इज नथिंग बट सॉल्विंग बिगर प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम। आपने देखा कि हम फैक्ट ऑफ 4 को जब सॉल्व कर रहे थे तो हम 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 फिर फैक्ट ऑफ 2 फैक्ट ऑफ 1 में ऐसे सॉल्व कर रहे थे, मतलब 4 को 3 में डिवाइड करके 2 में 1 में डिवाइड करके सॉल्व कर रहे थे। सो रिकर्सन का मतलब क्या है, बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम से डिवाइड करके सॉल्व करना, ठीक है।
while running a recursive program is running, number of stack units used is known as depth of the recursion. ठीक है, सपोज दैट आप फैक्ट ऑफ 4 पे गए, फिर आपने फैक्ट ऑफ 3 को कॉल किया, फिर आपने फैक्ट ऑफ 2 को कॉल किया, फिर आपने फैक्ट ऑफ 1 को कॉल किया, तो कितनी देर तक गए आप? ये स्टैक एक यूज किया, एक ये, कितनी स्टैक हुई? 4 स्टैक यूज हुई. दिस इज डेप्थ. नथिंग, very simple points I have written. Okay, so that is all about the introduction to DAC. And one more example I can take if you are thinking that you are not comfortable. So example लेते हैं एक और. अगर आपने नहीं समझा तो समझो. मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन फंक a, b नाम का इंट, और एक एग्जांपल लेता हूँ कि इफ जैसे a 0 होता है तो मुझे रिटर्न करना है 2. if b is equal to 0, return 3, else return func of a minus 2, b minus 3. This is also recursion. Why? This func of a comma b is calling func of a minus 2, b minus 3, but all the code is same for both the functions, all the functions, but passing value is changed. This is beautiful example of recursion. So if you have still doubt ना, आप क्या करो, एक YouTube में कोई भी वीडियोस देख लो recursion जाके. और thanks for watching, और we will meet into next lecture. And don't worry, we are going to cover all the syllabus of algorithm. That's it for this video. Thanks for watching, guys. Don't forget to subscribe. Let's meet into another lecture, and don't forget to join the Telegram channel link so that you can get that PDF. Thanks for watching.